हमें तकरीबन 1 साल से ऊपर हो गया, 1 साल 2-3 माह ऊपर हो गए हैं जब से काम स्टार्ट किया है। पहली हमने लोकल से स्टार्ट किया था, लोकल देसी नहीं थे, लोकल अंगोरा था जो पाकिस्तान में अवेलेबल है अभी भी है, उस वक्त भी था। उसके बाद फिर हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते गए इस काम को। फिर हमने इम्पोर्टेड का सोचा कि हम इम्पोर्टेड मंगवाते हैं, और पहला शिपमेंट हमने जून में अरेंज किया था। उसके बाद से 6 शिपमेंट हो चुके हैं हमारे अभी तक। कॉन्सेप्ट इसका ऐसे हुआ था कि मैं उस टाइम ऑनलाइन काम किया करता था, तो हम बैठे हुए थे, तो ये लोग आपस में हमारे साथ 2 पार्टनर और भी हैं, हमारे दोस्त हैं, पहले 3 और थे, हम 5 दोस्त थे आपस में। तो एक के साथ थोड़ा सा पढ़ाई का प्रॉब्लम था, तो वो गाँव चला गया वापस, तो हम अब 4 पार्टनर्स हैं, लेकिन अभी वो भी है हमारे साथ ही। तो ऐसा है कि हम बैठे हुए थे, तो ये लोग आपस में कुछ डिस्कशन कर रहे थे कि शॉपर लेंगे और वो सप्लाई किया करेंगे। तो फिर मैंने इनको कहा था कि आप ऐसा कर लें, रैबिट्स रख लें। मेरे दोस्त ने मुझे बेसिकली कहा था कि हम रैबिट फार्म बनाने लगे, और वो दोस्त मेरा तकरीबन 1 साल यही सोचता रहा कि अंगोरा पिंडी में मर जाता है, और उसने अब काम शुरू किया जब मैंने इंडोनेशिया से उसको रैबिट्स ला के दिए। और उसके मशवरे पे मैंने इनको मशवरा दिया था, तब तक हमें कुछ नहीं पता था कि ये इतनी किस्म के होते हैं। हम गए थे कॉलेज रोड पे देसी खरगोश लेने के लिए, और हमारा आइडिया ये था कि हम एक घर ले लेंगे किराए पे, और उसमें हम 3-3, 4-4 हज़ार पर मंथ इन्वेस्ट करके घर का किराया दे दी करेंगे, हम 2-3 साल खरगोश बेचेंगे नहीं। तो वहाँ पे जब गए तो हमें अंगोरा नज़र आया, उस बंदे ने हमारा ज़हन बनाया कि अंगोरा भी कोई चीज़ होती है। फिर हम वापस आए तो हमारा पार्टनर है दाऊद, उसके वालिद साहब उस टाइम अब तो इंतकाल कर गए हैं, उस टाइम सऊदीया में हुआ करते थे, उनको इन्फॉर्मेशन थी अंगोरा के बारे में, तो उन्होंने हमें इनकरेज किया कि आप ये करो, इसके बारे में देखो। फिर हम चले गए NARC वालों ने हमें काफ़ी डिस्करेज किया कि ये तो यहाँ पे रखने वाला एनिमल है ही नहीं, ये मर जाता है, तो आप इसको सर्वाइव नहीं करवा सकते। तो फिर बस उसको एज ए चैलेंज लिया था, और उन्होंने तो हमें आज तक नहीं दिया खरगोश। एक मेल दिया था, वो भी तकरीबन 6-7 महीने के चक्करों के बाद, और फिर हमने खुद ढूंढे हैं। ये है कि हमने स्टार्टिंग में सेल परचेज़ बहुत की है, क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं थी। हमने टोटल ये काम 8-9 हज़ार से स्टार्ट किया था, तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं थी। यही था कि हम कहीं से उठा लेते और आगे सेल कर देते। हमने स्टार्टिंग में सेल परचेज़ की है, बस पता लगना चाहिए था कि फ़लाने गांव में खरगोश पड़ा हुआ है। हम इवन तलागंग मियाँ वाली बाइक पे चला जाया करते थे वहाँ से खरगोश लेने के लिए। स्टार्ट में हर बिज़नेस में करनी पड़ती है। तो बस फिर वहाँ से हमने फिर सोचा था कि इम्पोर्टेड के बच्चे ख़रीदेंगे, उनको बड़ा करेंगे। फिर अल्लाह ताला ने रास्ते बनाए हैं हमारे लिए कि हम खुद चले गए। मैं खुद चला गया इंडोनेशिया, वहाँ से मैंने पहले मंगवाए थे, फिर मैं गया, फिर लेके आया 206 की पाकिस्तान की, मेरे ख्याल में सबसे बड़ी शिपमेंट वही थी खरगोशों की, सिर्फ एक्सक्लूसिवली। तो वो हमने मंगवाए थे। अभी ये अल्हम्दुलिल्लाह वो चल रहे हैं और हमारा सर्वाइवल रेट अच्छा है। अंगोरा तो एक फैमिली का नाम है, इसके अंदर 7 किस्म की ब्रीड्स होती हैं। तो पाकिस्तान में कोई भी अंगोरा प्योर हालत में मौजूद नहीं था सिवाय इंग्लिश अंगोरा के। वो भी अपनी प्योर हालत में नहीं था, सिबलिंग क्रॉसिंग हुई हुई थी, इनलाइन ब्रीडिंग हुई हुई थी। मतलब एक ही माँ बाप के बच्चों का आपस में क्रॉस करवा के क्वालिटी का बेड़ा गर्क कर दिया था। तो फिर हमने, क्योंकि अब हर बंदा अब ये कहता है कि जाइंट अंगोरा चाहिए, प्योर चाहिए, तो उसको हम यही कहते हैं कि जाइंट अंगोरा प्योर हालत में पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। तो अगर कोई चीज़ प्योर हालत में मौजूद है अंगोराज में, तो वो सिर्फ इंग्लिश अंगोरा है। फिर सिर्फ अंगोराज पे नहीं काम किया जाता। हर बंदा हमसे ये सवाल करता है कि जी हम अंगोरा पे काम करना चाहते हैं। उनको अंगोरा के बारे में पता ही नहीं होता कि अंगोरा का पर्पस क्या है। उनको सिर्फ ये पता होता है कि अंगोरा नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। उनको ये नहीं पता कि अंगोराज में कितनी टाइप्स हैं। पाकिस्तान में फ्रेंच अंगोरा, जाइंट अंगोरा, जर्मन अंगोरा और सैटिन अंगोरा, टर्किश अंगोरा, ये 5 अंगोरा एक ही अंगोरा है, जिसको हम अपनी ज़बान में पाकिस्तानी अंगोरा बोलते हैं, क्योंकि उसका हमने क्रॉस कराया। NARC वाले खुद बोलते हैं कि हमने क्रॉस करवाया। सर्वाइव नहीं हो रहे थे, उन्होंने गलत डिसीजन लिया था, नेपाल से उन्होंने करवाए थे इम्पोर्ट। हम लोगों ने इंडोनेशिया से इंपोर्ट किए हैं। अच्छा। इंडोनेशिया का वेदर और पाकिस्तान का वेदर तकरीबन सेम है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लोगों ने बेल्जियम से धड़ाधड़ शिपमेंट मंगवाए और उसमें से तकरीबन 70 to 60% अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मोर्टेलिटी रेट था, उसमें से बचत नहीं हुई, मरते गए हैं सारे। और उनमें से भी जो ब्रीड कर रहे हैं वो तकरीबन 6 से 7 महीने का गैप लेते हैं पाकिस्तान में आके, उसके बाद ब्रीड स्टार्ट करते हैं। इंडोनेशियन का ये एक फ़ायदा है कि क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट उनके साथ मैच करता है,
तो ये है कि हमारे पास उसकी सर्वाइवल रेट भी अच्छा आता है, मरते हमारे पास भी हैं। मैं जब जकार्ता में था तो मेरे हाथों में 3-4 रैबिट्स मर गए थे, क्योंकि जकार्ता में गर्मी होती है काफ़ी ज़्यादा। गर्मी देखें, अगर गर्मी एक ऐसी गर्मी है जिस तरह में आप अपने अच्छी हालत फील कर रहे हैं ना, तो ये सर्वाइव करते हैं। अब वो एक्सीडेंटली ये हुआ था कि जो उन्होंने वैन भेजी थी क्वारंटाइन वालों ने, वो बिल्कुल बंद थी, उसमें एसी ख़राब हो गया रास्ते में, और वो हमें रोड पे तकरीबन 3 या 4 घंटे रुकना पड़ा ट्रैफिक की वजह से। अब जो रैबिट मरे हैं वो बिल्कुल एंड कॉर्नर पे थे, इवन मुझे भी वहाँ सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा था जब मैं केज निकालने के लिए वहाँ पे गया था। तो अगर वो मर गए तो उनका कोई कसूर नहीं था, ये वो क्वारंटाइन वालों की गफलत थी कि उन्होंने हमें अंदर जाने नहीं दिया, हालांकि डॉक्यूमेंट्स हमारे कंप्लीट थे। लोगों ने हमारे साथ के और भी इंपोर्टर्स हैं, हम तो कुछ भी नहीं है, बड़े बड़े इंपोर्टर्स हैं। तो जो लोग एनिमल्स की इंपोर्ट करते हैं वो चीज़ अच्छे तरीके से जानते हैं कि इंपोर्टर को लोग ये समझते हैं कि बहुत फ़ायदा हो जाता है, हालांकि हमें वहाँ से कॉस्ट जो पड़ती है, हम सारा कुछ डाल के तकरीबन 45 के करीब हमें पीस पड़ता है, इससे ऊपर भी पड़ता है सम टाइम। और अगर इसके अंदर आप ये देखें कि हमने बेचा वो 52,000 का, हमें 7,000 रुपये एक पीस से बचे। मैं वहाँ पे गया था, तकरीबन 3-3.5 लाख तो मेरा खर्चा हो गया। और उसके बाद फिर ये देखें कि 3 वहाँ पे मर गए, 3 ड्यूरिंग ट्रैवल मर गए, 6-7 पीस यहाँ पे आके मर गए। 206 में से अगर 10 मर भी जाते हैं तो ये मोर्टेलिटी रेट 0% में आता है, या 1% आ जाएगा, तो ये मोर्टेलिटी रेट बियरेबल है। तो अगर वो जो रैबिट्स मरे थे वो सारे मेरे मरे थे, वो किसी के नहीं मरे। मैंने ज़िंदा देने हैं तो पैसे लेने हैं। तो इम्पोर्टर को इतने ज़्यादा पैसे नहीं बचते, इम्पोर्टर बेचारा एंड टाइम पे आके वो यही कह रहा होता है कि यार बस पूरे हो गए, क्योंकि हमसे उसी दिन तो नहीं ना लोग ले जाते आगे। सम टाइम तो कहते हैं यार हम 3 दिन बाद आएंगे, 4 दिन बाद आएंगे। अगर वो हमारे वहाँ पे एक्सपायर हो गया तो वो हमारा है, उसका तो नहीं है, और बनता भी नहीं है उसका। तो मोर्टेलिटी रिस्क हमेशा इम्पोर्टर के ऊपर होता है। लॉस हमें जो हुआ था वो गर्मियों में हुआ था पिछले साल। वो भी प्रॉब्लम ये आया था, हमारे से मिसमैनेजमेंट हुई थी। हमने घर रेंट पे लिया, उस घर के अंदर तकरीबन 7-8 कमरे थे, 14 मरले पे घर बना हुआ था, उसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं थी। तो एक तो गर्मी वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि बिल्कुल डायरेक्ट अगर लेंटर पे धूप पड़ रही हो और सुबह से लेके शाम तक पड़ रही हो तो बहुत ज़्यादा तपता है। वहाँ पे चले हमने 2 टन का एसी लगा के टेम्परेचर मेंटेन कर लिया, लेकिन हमारे पास स्टिल मोर्टेलिटी होती रही। हमारा पार्टनर था, उसने उस टाइम नया उसको हुआ कि मैं और इन्वेस्ट करूँगा। तो उसने क्या किया, उसने बच्चे खरीदना शुरू कर दिया अंगोरास के। उस टाइम लॉस नहीं कहेंगे उसको, वो हमारा बीच की प्रॉफिट था, गफलत कह लें। तो ये है कि जो होना था, जो बचने थे वो नहीं बचे, लॉस नहीं हुआ। हमारा प्रॉब्लम ये था कि हम उसको कुएं का पानी दे रहे थे कि कुएं का पानी साफ़ ही होता है। तो जब हमने कुआं खोल के देखा ही कोई नहीं था। जब हमने कुआं खोल के देखा तो उसमें तकरीबन 2-3 हज़ार कॉकरोच थे। तो वो पानी हम खरगोशों को वो पिलाते रहे, जिस वजह से बड़े तो इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, वो सर्वाइव कर गए, लेकिन जो छोटे थे वो मरते गए। और दूसरा उस टाइम लोगों ने भी बहुत ज़्यादती की है, वो बताते थे 50 दिन का, भेज 30 दिन का देते थे, 28 दिन का देते थे। तो इतना छोटा बच्चा सर्वाइव नहीं करता। तकरीबन हमारा भी उस टाइम स्टार्ट था। तो तकरीबन यह है कि आप एटलीस्ट 60 दिन का बच्चा लें। हम अपने फार्म से भी तकरीबन 60 दिन का बच्चा देते हैं। अब ये जो बच्चे हैं ये आज कराची चले जाएंगे। तो ये बच्चे आज कराची जाने हैं, बंदे कराची से खुद लेने के लिए आए हैं। हमारे पास तकरीबन 7 to 8 ब्रीड्स हैं अभी, मुख्तलिफ है सब। तकरीबन अंगोरा की अलग फैमिली है, लोप्स में अलग फैमिली है, सेटिन है हमारे पास, न्यूजीलैंड है, हॉटोट है, ड्वार्फ में, नीदरलैंड है। टाइप्स की बात करें तो तकरीबन 10 से 11 टाइप्स बन जाती हैं। अगर सिर्फ ब्रीड की बात करें तो फिर तकरीबन 7 ब्रीड्स हमारे पास हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि ब्रीड के अंदर भी आगे फिर टाइप्स आ जाती हैं। जैसे न्यूजीलैंड है तो न्यूजीलैंड के अंदर एक यूरोपियन वर्जन है और एक एशियन वर्जन है। फिर उसके अलावा अगर नीदरलैंड की बात करें तो उसमें ब्लू आइज आता है और फिर रेड आइज आता है। खरगोश जो है ना वो जैसे वाइल्ड में रहता है ना, आप एक होता है फूड, एक होता है फीड। फूड वो होता है जो अपनी मर्ज़ी से खाया जाता है, फीड वो होती है जो हम फोर्सफुली रैबिट को कहते हैं कि खाए। हर एनिमल में यही फिनोमिना होता है। तो जो फूड है उसकी अगर आप रिक्वायरमेंट देखें, खरगोश की रिक्वायरमेंट ये है कि उसको प्रोटीन चाहिए और फाइबर चाहिए। प्रोटीन कितना चाहिए और फाइबर कितना चाहिए, सिर्फ ये चीज़ मैटर करती है। प्रोटीन तकरीबन 18% चाहिए खरगोश को, और अगर थोड़ा बड़ा खरगोश है जैसे जर्मन जायंट वगैरह तो ये 20% तक भी करते हैं। लेकिन अगर दूसरे खरगोश हैं जैसे छोटी ब्रीड है ना, अगर इनको ज़्यादा सीपी देंगे, क्रूड प्रोटीन लेवल ज़्यादा देंगे तो इनको फिर मोशन लगते हैं। और फिर अगर फाइबर की बात करें तो फाइबर इनको तकरीबन अपनी खुराक के अंदर 60 to 70% चाहिए। वो हम कैसे प्रोवाइड करते हैं, वो हम हे से प्रोवाइड करते हैं।
अब जो मेन कॉमन मिस्टेक होती है हमारे यहाँ पे वो यही होती है कि हम खरगोशों को गीला चारा दे देते हैं। गीला चारा से मुराद काट के लाए या किसी दुकान से ले गए, ला के डाल दिया, खरगोश ने वो खा लिया। फॉर द टाइम बिंग कोई प्रॉब्लम नहीं आता, खरगोश खाता है उसको और बड़े शौक से खाता है। आप इतने ज़्यादा फेंकेंगे वो सारे खा जाएगा। लेकिन होगा क्या कि देखिए सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, हर बंदे को पता है। लेकिन कभी आपने ऐसा बंदा देखा कि कश मारता मारता मर गया? नहीं, कभी नहीं देखा होगा। उसकी वजह यही है कि स्लोली प्रॉब्लम करता है। तो खरगोशों के अंदर जो मेन प्रॉब्लम आता है, पाकिस्तान के अंदर अभी हमने जो नया प्रॉब्लम डिस्कवर किया है वो ये प्रॉब्लम आ रहा है, अभी इन दिनों की हमारी ये रिसर्च है कि तकरीबन पाकिस्तान में 40 to 50% बच्चे मर रहे हैं एट दी एज ऑफ 35 डेज़। 35 to 40 डेज़ बच्चे मर रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है? प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ज़्यादातर ये प्रॉब्लम उनके लिए आ रहा है जो लोग गीला चारा देते हैं। अब जहाँ पे भी आप लिटरेचर उठा के देखेंगे वहाँ पे यही लिखा हुआ आपको मिलेगा कि खरगोशों के लिए गीला चारा नहीं दिया जाता। बच्चों के लिए 60 दिन तक गीला चारा जहर है, उसको नहीं देना चाहिए। अब यहाँ पे पेस्टिसाइड भी स्प्रे करते हैं लेकिन फिर भी वही काट के दे देते हैं। अब सुखाने से धूप जो है वो बहुत ज़्यादा जरासीमों को मार देता है। धूप के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत चीज़ें रखी हुई हैं, तो जब हम उसका मॉइस्चर लेवल डाउन कर देते हैं और उसको हे बना लेते हैं, पहला उसका ये फ़ायदा है कि वो खरगोश के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा ये फ़ायदा है कि वो इतने बड़े बल्क का टोटल इतना सा रह जाएगा। गीले पट्टे आपने इतने डालने खरगोश को और एक मुट्ठी सिर्फ डालनी है आपने हे की। और सेकंड चीज़ ये है कि आपने हे को बहुत लंबे अरसे के लिए स्टोर कर सकते हैं। अभी ये हामिद भाई हैं, इनके घर पे तकरीबन हमारा कोई तक कह लें राउंड अबाउट 400 किलोग्राम पड़ी हुई है खुश्क हालत में, जो अगले तकरीबन 6 महीने भी चलेगी, हमें प्रॉब्लम नहीं है। तो रोज़ाना पट्ठे लेके आना वो लांजा ख़त्म हो गया। हमने फ़ाइबर दे दिया और हमारे पास है अल्फ़ाल्फ़ा की। अल्फ़ाल्फ़ा के अंदर अल्लाह ताला ने है कि तकरीबन मॉइस्ट हालत में 20% तक और ड्राइड हालत में भी तकरीबन 18% तक हम प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं रैबिट को। तो अगर सिर्फ हे भी आप देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अल्फ़ाल्फ़ा की होनी चाहिए। लोग क्या दे रहे हैं? मकई वगैरह दे रहे हैं, तो मकई वगैरह में ये प्रॉब्लम आती है कि उसमें प्रोटीन नहीं है। अब लोग गलती क्या करते हैं, वो अपनी फनकारी मार के एक मंडा बना लेते हैं, उसमें चोकर डाल ली, मकई डाल ली। अब कॉर्न जो है वो रैबिट के लिए जहर है। आप किसी भी लिटरेचर में उठा के देख लें, कॉर्न रैबिट के लिए अच्छी नहीं है। तो में ना इतना ज़्यादा पेचीदा निज़ाम नहीं है। आप देखें ना उसको ज़रूरत क्या है, जो ज़रूरत है सिर्फ वो दे दें उसको, नई फनकारी ना मारें आप। हम अब क्या दे रहे हैं, हम एक टाइम पे फीड देते हैं। और दूसरा गलती ये करते हैं फीड के अंदर लोग के पूरा दिन खाने को देते हैं खरगोश को। खरगोश को सिर्फ 2 टाइम खाने के लिए दें, पानी 24 घंटे उसके पास अवेलेबल हो। पानी के अंदर कभी कभार आप शहद मिला के दे दें। ये तो हदीस भी है कि शहद के अंदर तकरीबन पेट की हर बीमारी का इलाज है। तो पानी के अंदर अगर आप शहद मिला के देते हैं वो खरगोश के लिए बहुत अच्छा है। वीक में 1 दिन 2 दिन दे दें आप, अच्छी चीज़ है, उसका कोई नुकसान तो नहीं है ना, हर्बल चीज़ है। बिल्कुल ऐसे। और खाने में ये है कि सुबह टाइम हम देते हैं इनको वंडा। वंडा क्या है, वो अभी फ़िलहाल हम जो है वो डैनफोर्ड का दे रहे हैं। डैनफोर्ड एक कंपनी है, तो उसका कौन सा दे रहे हैं, 1700 नंबर है उसका। और उसके अंदर CP जो है वो 18%। आप कोई भी दे सकते हैं जिसमें 18% प्रोटीन हो, लेकिन ज़्यादा बेहतर वो होता है जिसके वेजिटेबल सोर्स हो। अब जितनी भी हमारी पाकिस्तान की फीड कंपनीज है ना, ये ब्लड मील डालते हैं ज़्यादातर, जैसा ये वेस्ट वगैरह होता है ना प्रोटीन लेवल बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये लोग देते हैं 1800-1900 रुपये की मन। और अगर आप कैलकुलेशन करके आए ना सोयाबीन की और नेचुरल वेजिटेबल सोर्स के प्रोटीन लेवल की, तो बहुत महंगा पड़ता है। आप 1800 तो क्या 2500 में भी प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो हमें एक लड़का बना के देता, हसन नाम है उसका, पैलेट्स हमें वो बना के देता है। उसने पैलेटाइजर बनाया, अच्छा लड़का है, और उसने बड़ी अच्छी रिसर्च की हुई है इस चीज़ के ऊपर कि कौन सी चीज़ से क्या चीज़ रैबिट को दी जा सकती है। तो पूरे वेजिटेबल सोर्स पे बनाता है वो, प्रोटीन हमारे पूरे करके देता है, और वो पैलेट्स अच्छे बना के देता है। वही यूज़ करते थे कि अभी उसका पैलेटाइजर ख़राब हो गया, तो वक्ती तौर पे हम डैनफोर्ड यूज़ कर रहे हैं। उसका 18% प्रोटीन है और फाइबर भी तकरीबन 20% है, तो वहाँ से भी मिल गया। सुबह टाइम रात टाइम हम इनको हे दे देते हैं, तो उससे इनकी आदत भी पूरी हो जाती है, क्योंकि खरगोश के दांत पूरी ज़िंदगी बढ़ते रहते हैं। अगर इसको ग्राइंडिंग मूवमेंट नहीं मिलेगी दांत बढ़ जाएंगे बहुत ज़्यादा, और फिर आपको वो कटवाने पड़ते हैं। तो अगर तो आपने हे दी हुई है ना, तो वो ग्राइंड करता रहता है, अपने अगले दांतों से काटेगा, ग्राइंड होते रहेंगे। तो वो उसके लिए कि तो हैबिट भी पूरी हो रही है उसकी, और उसके लिए नुकसानदेह भी नहीं है। तो गीले चारे से प्रॉब्लम ये आता है कि वर्म्स के अंडे चले जाते हैं पेट में, जो अभी हमने इंकशाफ अभी हमें पता लगा, क्योंकि मैं भी जहाँ पे फंस जाता हूँ तो वहाँ पे मैं भी इंडोनेशिया जो ब्रीडर्स अच्छे ब्रीडर्स हैं उनसे रब्ता करता हूँ, जिनके पास मैं रहा हूँ, जिनसे मैंने सीखी हैं चीज़ें। तो उन्होंने ये बताया कि आप तकरीबन जब फीमेल के बच्चे आँखें खोलते हैं तो तब आप उनको इंजेक्ट कर दें वर्मेक्टिन। आइवरमेक्टिन की बात नहीं मैं कर रहा, हर बंदा आइवरमेक्टिन और वर्मेक्टिन को सेम समझता है। वर्मेक्टिन पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, हमने बाहर से लाया था। उसके अंदर 3 से 4 किस्म के सॉल्ट्स, अगर आप चाहेंगे मैं आपको पिक्चर दे दूंगा, आप दिखा दीजिएगा, अगर मिलता है तो ले लें, तो प्रॉब्लम नहीं है। वो दें 0.3 ml, और साथ में विटामिन B कॉम्प्लेक्स दे दें,
0.2 ml। जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है वो गोश्त में लगेगा, और जो दूसरा है वो स्किन सबक्यूटेनियस लगेगा। तो जो लोग समझते हैं वो समझ जाएंगे। तो ये देने से ये होता है कि माँ का दूध जब पीते हैं बच्चे, तो उनके पेट के अंदर अगर खुदा ना खास्ता कोई कीड़े हैं, हे में भी समटाइम्स होते हैं, तो वो ख़त्म हो जाते हैं, और उससे उनका सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा हो जाता है। और बच्चा जब 35 से 40 दिन का होता है तब उसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक बार फिर दे दें। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो हम लोग गलतियाँ करते हैं। पानी साफ़ नहीं देना रैबिट को, या फिर खुराक ज़्यादा दे देना रैबिट को, या फिर प्रोटीन लेवल ज़्यादा दे देना, या फिर प्रोटीन लेवल कम दे देना, या फिर फाइबर कम दे देना। ये चीज़ें जाती हैं मोशन की तरफ, और रैबिट को जब मोशन लगते हैं तो उसको बचाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इन्फ्यूजन पास करनी पड़ती है, मेडिसिन देनी पड़ती है। अगर फ़ौरन देख लेते हैं फिर तो ठीक है, आप बचा सकते हैं। लेकिन अगर आप तब पहुँचे जब तक वो डिहाइड्रेट हो चुका है बेचारा, तो जब आप डिहाइड्रेट हो जाते हैं आपको भी ड्रिप लगानी पड़ती है। तो इसको ड्रिप वेन में नहीं लगती, स्किन में लगती है, और आसान है। सही। पहले तो शौक है ना, अगर आपको शौक ही नहीं, आप बिजनेस नहीं कर सकते। जानवर के साथ जानवर अगर आप बन जाएंगे ना तो ठीक है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम काफ़ी अच्छा है, लेकिन स्टिल सफाई हम कर लेते हैं खुद ही, हमें कोई आर नहीं महसूस होती। हामिद भाई कल यहीं पे थे, एक रैबिट हमारा बीमार है, उसके पाँव में पस पड़ी हुई है, तो उसकी पस हम बेयर हैंडेड निकालते हैं, ग्लव्स पहन के, और जो भी हमसे हो सकता है वो हम करते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो मार खा रहे हैं इस फील्ड में आके, वो ये कि सफ़ेद पोशी में आ जाते हैं। हमने काफ़ी ऐसे लोग देखे हैं। अब एक बंदा है, उसने सीए किया हुआ है, तो उसने रैबिट्स की फील्ड में आया, उसको पैसा की कमी नहीं है, उसने 40-50 लाख का बजट रखा हुआ था कि मैंने इस काम में लगाना है, और बस वो खुद नहीं करते थे कुछ। मुलाजिम को कह देना, अच्छा इसको उठा के ऐसे करो, इसको उठा के ऐसे करो, और मुलाजिम किधर कमा के देते हैं। तो इस तरह ये है कि, और दूसरा ये है कि जब आपका शौक़ आपका ज़रिए माश बन जाता है ना, तो असल मायनों में आप अय्याश बनते हो फिर। तो अय्याशी इसी चीज़ का नाम है कि आपका शौक़ जो है ना वो आपके ज़रिए माश बन गया है। तो ये इसलिए इस लिहाज से बेहतर है कि अगर आप एनिमल को हैंडल कर सकते हो। अभी भी हमारे ये देख लें निशान लगे हुए होते हैं, मारते हैं रैबिट्स हमें भी जब हम मिस मैनेजमेंट करते हैं, या कई होते हैं वो ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। अब ये फीमेल पीछे है, इसके केज में आप हाथ डालेंगे फ़ौरन चक मारेगी, तो वो प्रेग्नेंट है इसलिए थोड़ा सा एग्रेसिव होती है, लेकिन बाकी एनिमल नहीं होते एग्रेसिव। कुछ हैं, एक दो हैं, हमारे पास भी एक दो हैं जो हमें भी मारते हैं, तो वो उनकी आदत है, वो तो मारेंगे। अगर हम काबू कर ले तो नहीं मारते, अगर हम हल्का सा भी गफलत करते हैं वो खड़का जाते हैं। टेक्निक है ना पकड़ने की, आप जिस तरह पकड़ेंगे उस तरह वो आपको फेयर करेगा आगे से, वो पंजे मारते हैं। ये अगर आप अभी आप सुबह टाइम अगर दरवाज़ा खोलेंगे ना आके, ये लेटे रहेंगे, उठेंगे भी नहीं। लेकिन जब हम कमरे में आके दरवाज़ा खोलेंगे, ये फ़ौरन अपने पाँव उठा के कंधे इधर रख लेते हैं कि अब मालिक आगे खाना डालेगा, ये आजमा के देख लेंगे, ये खुशबू ले लेते हैं आपकी। जब हम खाना डाल रहे होते हैं इनको पता होता है कि ये बंदा अब हमें खाना देगा। अभी एक रैबिट है हमारा, उसको हम वो स्केबीज है तो लोशन लगाते हैं डेली। तो जब उसको पता है कि बड़े वाले की बारी ख़त्म होनी तो मेरी बारी आनी है, जैसे ही बड़े वाले को उठा के गेज में डालते हैं ना, वो भागने शुरू हो जाती है गेज के अंदर कि अब मेरी बारी आई है, अब इन्होंने मुझे पकड़ लेना है। तो उसको पकड़ते हैं, स्केबीज वाला लोशन लगाते हैं, छोड़ देते हैं वापस। तो इनको पता लग जाता है, ये बड़े एक समझदार हैं। कुछ डम्ब हैं इनमें, न्यूजीलैंड थोड़ा डम्ब है, वो बच्चे भी बाहर देते हैं समटाइम्स, और इतने अच्छी मदर भी नहीं कंसिडर की जाती। बाकी इंग्लिश अंगोरा, हॉलैंड लॉप लोगों को पता नहीं है, ज़्यादा जो बिज़नेस दे रहा है वो हॉलैंड लॉप दे रहा है, इंग्लिश अंगोरा दे रहा है, साथ में लोगों को सिर्फ अंगोरा का पता है, बाकी ब्रीड्स का नहीं पता। हालांकि बाकी ब्रीड ज़्यादा बिजनेस दे रही हैं। पाकिस्तान में यह है कि असल में ना बल्क चाहिए। हमारे यहाँ पे मिलें जो लगी हुई हैं वूल की तरह यूज़ होनी है, बेसिकली वूल यूज़ होनी है गारमेंट बनाने में। गारमेंट बनाने के लिए आपको पहले थ्रेड बनाना है, और थ्रेड बनाने के लिए आपने ज़ाहिर बात है टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रब्ता करना है। टेक्सटाइल मिल बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो वहाँ पे उनको चाहिए, वो कहते हैं यार एटलीस्ट हमें 15 से 20 किलो तो दो कि मशीन का मुंह तो गीला हो, कुछ 5 किलो वूल डाल देने भी में वो साइडों पे लग जानी है, उसका धागा क्या बन के निकलना है। तो ये सीन है कि आप अगर उसकी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं तो फिर मेरा मशवरा सबको यही है कि अगर आप प्रोड्यूसर हो ना खुद, तो अपने हाथ काट के किसी को ना दो। अगर वूल आपने हार्वेस्ट कर ली है तो फिर उसकी प्रोडक्ट बना लो और वो प्रोडक्ट मार्केट करो। अगर किसी का हाथ पड़ता है तो वो जर्मन अंगोरा पे हाथ डाले, प्योर जर्मन अंगोरा जिसका वज़न तकरीबन 4.5 किलो होता है, 5 किलो होता है, या फिर वो डाले चाइनीज़ अंगोरा पे हाथ, जो हमारे हिसाब से तो इम्पॉसिबल है। अगर कोई डाल सकता है तो बड़ी बात है, क्योंकि वो तकरीबन 8 से 12 किलो तक उनका क्लेम है कि हमारा अंगोरा है, और देखा भी गया है। उठा के अगर चल रहे हो तो वो यहाँ तक तो आ जाता है, इतना बड़ा हो। और अंगोरा जो होता है एक नॉर्मल सी कैलकुलेशन के मुताबिक अपनी बॉडी वेट का 25% हिस्सा सालाना वूल में देता है। तो मतलब अगर 10 किलो का एनिमल है तो आपको तकरीबन 2.5 किलो वूल देगा।
लेकिन ये उस क्राइटेरिया में मैच नहीं करता, क्योंकि उनका चाइनीज़ अंगोरा जो है वो ज़्यादा वूल देता है इससे भी। जर्मन अंगोरा का रिकॉर्ड है तकरीबन 2600-2700 ग्राम का साल का, वो भी तकरीबन 4.5-5 किलो तक होता है। हमारे पास एक फ़ीमेल है ये वाली, ये इसका वज़न तकरीबन 3.5-4 किलो तक है, और ये डबल मेल लाइनेड है विद हैवी बोन स्ट्रक्चर। ये भी हमारे पास एक ही फ़ीमेल है, मेल नहीं है इसका हमारे पास, तो हम इसको इंग्लिश अंगोरा से मेट करवा के अच्छी म्यूटेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है कि इसके बच्चे जो हैं वो नेक्स्ट हमें ऐसी कोई प्रोडक्ट दे दें कि जो वूल के लिए एक्सेप्टेबल हो, बेहतर हो। अगर आपने किलो एक वूल लेनी है साल की, तो फिर इंग्लिश अंगोरा भी ठीक है, जॉइंट अंगोरा भी ठीक है। अगर आपका फिजिबिलिटी रिपोर्ट इस चीज़ की आपको इजाज़त देती है कि 1 किलो में आप सेटिस्फाइड हैं, तो फिर आप जॉइंट अंगोरा पे काम कर लें, इंग्लिश अंगोरा पे काम कर लें। इंग्लिश अंगोरा का फाइबर थोड़ा नरम होता है, और इंग्लिश अंगोरा का ये है कि उसका बच्चा अच्छा बिक जाता है बनिस्बत जॉइंट अंगोरा के, क्योंकि जॉइंट पाकिस्तान में प्योर है नहीं ना। कल को अगर शोज़ होना शुरू हो जाते हैं तो जॉइंट आप किसी भी शो में नहीं लेके जा सकते।